हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे जून फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं। इनका नाम है गायत्री कुमार। गायत्री कुमार। और इनसे पहले कौन थी? तो इनसे पहले थी रुचि घनश्याम और अब बनी है गायत्री कुमार। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे हमने पढ़ा यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन बोलने को लोग एक ही बोल देते हैं, लेकिन है ये दो। यूके में कितने कंट्री आते हैं? 4 कंट्री आते हैं और ब्रिटेन में 3 कंट्री आते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यूके में कौन कौन से 4 देश आते हैं? यूके में देश आते हैं इंग्लैंड, ये हम बात कर रहे हैं यूके की, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दिया जाए तो 3 देश जो हैं उसे मिलाकर हम कहते हैं ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल जी को। और अरुण सिंघल जी से पहले कौन थे? FSSAI के CEO, तो इनसे पहले थे GSG अयंगर और अब बने हैं अरुण सिंघल। FSSAI जो है ये भारत में खाद्य नियामक है यानी कि फूड रेगुलेटरी है, जो खाद्य उद्योग के लिए स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और एक्सपोर्ट तय करती है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट पे FSSAI का लोगो भी देखा होगा, यानी कि वो FSSAI स्टैंडर्ड से गुजर चुकी है वो प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा इंडिया। और यानी कि 2022 का जो वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप जो होगा उसका होस्ट करेगा इंडिया। और कब के बाद करेगा? तो इससे पहले इंडिया ने किया था 1979 में, और 1979 के बाद पहली बार इंडिया होस्ट करेगा। और इसमें पहली बार ही 12 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले कितनी टीमें हिस्सा लेती थी? तो इसमें लेती थी 8 टीमें, और इस बार के इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। और इस बार का जो इवेंट होगा विमेन फुटबॉल एशियन कप का, वो एक तरह से जो क्वालिफाई हो जाएंगे इसमें, जो जीत जाएंगे और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो एक तरह से फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी कह सकते हैं इसको। किसका? तो 2023 के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये हर एक साल 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था? तो थीम था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमानिया में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए, इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव। और राहुल श्रीवास्तव ने किसका स्थान लिया? तो थंग लूड़ा डारलोंग का स्थान लिया राहुल श्रीवास्तव ने। और रोमानिया की कैपिटल क्या है? ब्यूकारेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशियन लैंग्वेज डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो रशियन लैंग्वेज डे ये हर एक साल 6 जून को मनाया जाता है। रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये UN के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज डे जो है, रशियन जो लैंग्वेज है उसको UN के द्वारा ऑफिशियली घोषित किया गया लैंग्वेज है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा चुका है इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है, चाइनीज़ लैंग्वेज डे या फिर मैंडारिन लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये आप कहीं पे लिख लीजिए। सबसे पहले मनाया जाता है 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे। 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे। फिर 20 अप्रैल को चाइनीज़ या फिर मैंडारिन लैंग्वेज डे। और 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे। फिर उसके बाद 23 अप्रैल को ही स्पेनिश लैंग्वेज डे।
और 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे और 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज डे। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार। और रवीश कुमार ने किनको रिप्लेस किया है, तो वानी राव को रिप्लेस किया है रवीश कुमार ने। वहीं पे अगर हम बात करें फिनलैंड के कैपिटल की, तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। हेलसिंकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये हर एक साल 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो देखिए बहुत बार थीम भी पूछ लिया जाता है कि इस डे का जो है वो थीम क्या था, तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओशंस डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओशंस डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस ये मनाया जाता है हर एक साल 8 जून को। और इस बार वर्ल्ड ओशंस डे का थीम था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत। और ब्रजेंद्र नवनीत से पहले कौन थे WTO में भारत के इंडिया के एम्बेसडर, तो इनसे पहले थे JS दीपक। और जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं रोबर्टो अज़ेवेडो, तो ये WTO के डायरेक्टर जनरल हैं, जिनके द्वारा भी घोषणा की गई है कि वो आई थिंक 31 अगस्त को रिटायरमेंट दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और WTO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट डेवलपर DLF लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रियल एस्टेट डेवलपर DLF लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजीव सिंह। राजीव सिंह। और राजीव सिंह से पहले थे इनके पिता कुशाल पाल सिंह। कुशाल पाल सिंह। और अब बने हैं राजीव सिंह DLF की लिमिटेड के चेयरमैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ पे हम QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया है और इसमें एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी को चुना गया है, उसमें से कितने भारतीय यूनिवर्सिटी यहाँ शामिल है। तो टॉप 10 में तो एक भी नहीं है। हाँ, टॉप 50 में 2 यूनिवर्सिटी आते हैं। जैसे कि अगर टोटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल यूनिवर्सिटी आता है 8, यानी कि टॉप 100 में एशिया के 100 यूनिवर्सिटी में 8 यूनिवर्सिटी इंडिया से आते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले रैंक पे आता है 36वें रैंक पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। फिर उसके बाद 47वें रैंक पे आता है IIT रोपर। फिर 55वें रैंक पे आता है IIT इंदौर। फिर 59वें रैंक पे आता है IIT खड़गपुर। 67वें यानी कि 67th रैंक पे आता है IIT दिल्ली। और फिर 83rd रैंक पे आता है IIT रुड़की। 69th रैंक पे आता है IIT बॉम्बे। और 92 रैंक पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट की संख्या है वो IITों की संख्या है, जैसे कि रोपर, खड़गपुर, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, रुड़की, ये सारे IIT हैं। और जो अगर बात की जाए कि एशिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में किसको रैंक किया गया है, तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी को। सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। फिर दूसरे नंबर पे भी चाइना की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले हस्तियों में पहले स्थान पर कौन है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक वेतन पाने वाली हस्तियों में पहले स्थान पर है काइली जेनर। ये हम यहाँ पे देखिए ओवरऑल बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीक में क्या डिस्कस किया था
कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 2020 में कमाई करने वाले एथलेटिक्स कौन थे, तो वहाँ पे हमने मेल और फीमेल दोनों के बारे में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेलिब्रिटी को पूरी तरह से ले रहे हैं। जैसे कि इसमें एथलेटिक्स भी आ जाते हैं, जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं वो भी आ जाती हैं। तो ओवरऑल इसमें टॉप किया है किसने? काइली जेनर ने। और काइली जेनर की कुल कमाई कितनी रही? तो कुल कमाई रही 590 मिलियन डॉलर। 590 मिलियन डॉलर। वहीं पे दूसरे नंबर पर रहे कान्ये वेस्ट और इनकी कमाई रही 170 मिलियन डॉलर। काइली जेनर जो कि एक मॉडल है और एक बिजनेस वुमेन भी है, तो काइली जेनर की कंपनी भी है काइली कॉस्मेटिक्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पर है रोजर फेडरर, और आपको यही पता होगा कि रोजर फेडरर विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स भी हैं और पहले रैंक पे हैं एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो, और ओवरऑल तीसरे रैंक पे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और अक्षय कुमार को जो है इस बार अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय बने हैं टॉप 100 की सूची में आने वाले फोर्ब्स के अनुसार कमाई करने वाले। तो इस सूची में वो इनको कितना रैंक पे रखा गया है? 52वें रैंक पे रखा गया है। और इनकी टोटल कमाई जो है एक साल की वो कितनी है? 48.5 मिलियन डॉलर, यानी कि अप्रॉक्स 366 करोड़ के करीब है एक साल की कमाई। और अगर एथलेटिक्स की बात करें तो विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं और एकमात्र क्रिकेटर हैं जो एथलेटिक्स वाले जो कमाई को जो हमने डिस्कस किया था उसमें टॉप 100 में हैं और उनकी कमाई थी 26 मिलियन डॉलर टोटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि सीनियर एडवाइजर के रूप में जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके सीनियर एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है राजीव टोपनो। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। वहीं पे अगर हम बात करें एच अथेली के बारे में, तो एच अथेली जो है इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? एच अथेली को एडवाइजर नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। तो राजीव टोपनो को सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वर्ल्ड बैंक में, और एच अथेली को नियुक्त किया गया है एडवाइजर कहाँ पे? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में। वहीं पे अगर हम बात करें रवि कोटा के बारे में, तो रवि कोटा को यूएसए के इंडियन एम्बेसी में इकोनॉमिक मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। वहीं पे अगर हम अनवर हुसैन शेख के बारे में बात करें, तो अनवर हुसैन शेख को इंडिया के परमानेंट मिशन के तहत WTO में काउंसलर नियुक्त किया गया है। तो क्या पूछा जाए, सारा कुछ ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और इस स्टेट का नाम है केरला। आपको यही पता होना चाहिए कि केरला ही पहला स्टेट था जिसने 2019 में ही इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था, और केरला ही पहला राज्य बनेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी आते हैं उनको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो के फोन प्रोजेक्ट के तहत। के फोन यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत, जो कि आप ये समझ जाइए कि ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर में रोल आउट हो जाएगा। और इस पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। और सुशील कुमार सिंघल से पहले कौन थे? तो सुशील कुमार सिंघल से पहले थे विजय कुमार। और वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं या सी में अनुमूला गीतेश शर्मा, तो एक गीतेश शर्मा जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर हैं इंडिया के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को मंजूरी दी गई है? तो इसकी घोषणा तो बहुत पहले ही की जा चुकी थी जनवरी में ही, लेकिन अब जो है मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इस पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब बदल गया है। तो ये पोर्ट ट्रस्ट है कोलकाता।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CII के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक, और उदय कोटक को कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? बस 1 साल के लिए। इनसे पहले किसे नियुक्त किया गया था 1 साल के लिए? तो विक्रम किर्लोस्कर को नियुक्त किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेटिंग एजेंसी ने भारत के सोवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है? तो यह किया गया है मूडीज के द्वारा। मूडीज ने क्या किया है कि इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग थी उसे घटाकर, जो पहले थी BAA2 से घटाकर कर दिया है BAA3। अब ये BAA2 क्या होता है, BAA3 क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो इंडियन सॉवरेन रेटिंग है उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है, और इंडिया की जो रैंकिंग थी पहले वो थी BAA2, यानी कि इसमें भी रिस्क होता है। ये बताता है, ये रैंक ये बताता है कि किसी भी देश में वहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे क्या रिस्क है, जो इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा, जैसे कि आप वहाँ पे अगर पैसा लगाते हैं या फिर उस सरकार को या फिर उस किसी कंपनी को कर्ज देते हैं उस देश में, तो फिर आपके पैसे आने के चांसेस कितने हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पे रिस्क है। तो यानी कि फ्यूचर में उस कंपनी या फिर उस देश की जो डेट है, जो कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन किया जाता है इस सूची से। तो पहले तो थी इस रैंक पे, और अब दे दिया गया इंडिया को BAA3, जो कि बहुत ही खराब रैंक होता है। और अगर इससे भी नीचे रैंक आता है जैसे कि BA1, BA2, अगर इस रैंक पे आ गया तो इस रैंक को कहा जाता है जंक ग्रेड, यानी कि सबसे लोएस्ट ग्रेड है। और इन्वेस्टमेंट अगर इस ग्रेड में हम अगर आ गए तो समझिए इन्वेस्टमेंट आना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी भी क्रेडिट पर हाई रिस्क होगा इस सूची में भी, ये मूडीज के अनुसार कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है कुवैत में? तो कुवैत में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया इनका नाम है CB जॉर्ज। CB जॉर्ज, और CB जॉर्ज से पहले थे जीवा सागर भारत के एम्बेसडर कुवैत में, और अब बन गए हैं CB जॉर्ज। तो कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा के नए चेयरमैन या फिर अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेसिडेंट बाफ्टा के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है कृष्णेंदु मजुमदार। कृष्णेंदु मजुमदार, ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्णेंदु मजुमदार ये पहले ऑश्वेत और पहले भारतीय बने हैं बाफ्टा के प्रेसिडेंट। इनसे पहले कौन थे बाफ्टा के प्रेसिडेंट? तो पिप्पा हैरिस। तो ये पिप्पा हैरिस का स्थान लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मिल्क डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे ये हर एक साल 1 जून को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्चुअल समिट के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? अब देखिए बहुत लोगों को अभी यहाँ पे लग रहा हो कि यहाँ पे ऑप्शन में 9 भी होना चाहिए। तो देखिए कितने समझौते अगर किए गए, अगर ये पूछा जाए तो 9 समझौते किए गए, और अगर कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, कितने MOU पे साइन किए गए, तो फिर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर C 7। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। तो किस किस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा समझौता था? क्या हमें 7 समझौता याद रखना है? नहीं। जैसे कि एक सबसे अच्छा समझौता था, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। सबसे अच्छा समझौता था सैन्य अड्डों का इस्तेमाल, यानी कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ का जो उस तरफ का ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, तो उनके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल इंडिया कर पाएंगे, और इंडिया की तरफ के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया कर पाएंगे किसी विषम परिस्थिति में। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 9 एग्रीमेंट किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो साइन किए गए साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के क्षेत्र में साइन किए गए। फिर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के क्षेत्र में साइन किए गए। फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स के लिए साइन किए गए एग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साइन किए गए एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 MOU थे जिस पर समझौता किया गया और 7 MOU पर साइन किया गया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका से पहले ये कर्नाटका में जो बन रहा है इसकी लंबाई कितने मीटर है। तो इसकी लंबाई 1400 मीटर है। तो इससे पहले किस स्टेट में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। इससे पहले हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। और गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी वो थी 1366 मीटर। और गोरखपुर से भी पहले कौन सी लंबी प्लेटफॉर्म हुआ करती थी, तो वेस्ट बंगाल में खड़गपुर। और कर्नाटका में जो है अब कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पर, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये मेनली यही पूछा जाएगा हुबली किस रेलवे स्टेशन पर। तो हुबली रेलवे स्टेशन पर सबसे दुनिया का लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। कितने मीटर का, 1400 मीटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका मोहता, मोनिका कपिल इनका पूरा नाम है, मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और मोनिका मोहता ने किनका स्थान लिया, सीबी जॉर्ज का, जिनको कि अभी हाल ही में अभी हमने डिस्कस किया था, सीबी जॉर्ज को कुवैत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड ये किसने जीता है। तो ये जीता है किरण मजुमदार शॉ ने। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि ये पहली भारतीय बनी है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की दूसरी महिला बनी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी इज द सेकेंड वुमेन वर्ल्ड वाइड टू होल्ड दिस टाइटल। और साथ ही साथ ये पहली भारतीय महिला और तीसरी भारतीय बनी हैं जिन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बायोकॉन की MD यानी या फिर CMD चेयरमैन पर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए, इनका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, लिरिसिस्ट, उसके बाद ऑथर, पोएट, तो ये ध्यान रखिएगा। और जावेद अख्तर को क्यों दिया गया ये अवार्ड, तो जावेद अख्तर को ये अवार्ड दिया गया उनके बेबाक और स्वतंत्र रूप से जो बोलते हैं किसी भी इशू पे, पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे, आर्ट एंड कल्चर पे, धर्म पे, उनकी जो बोलने की जो कला है यानी कि बेबाक तरीके, स्वतंत्र तरीके से बोलते हैं, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 का। और इसकी घोषणा जो है, इस अवार्ड की घोषणा खुद रिचर्ड डॉकिंस ने ही की है। रिचर्ड डॉकिंस ये एक बायोलॉजिस्ट और ऑथर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है। तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है। लगभग कितने साल बाद, तो लगभग 110 साल, समझिए 100 साल के बाद ये गीत को दर्जा दिया गया है स्टेट सॉन्ग का। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये गीत लिखा गया था कांता काबी, ये पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा कहीं पे, कांता काबी लक्ष्मीकांत मोहपात्रा, कांता काबी लक्ष्मीकांत मोहपात्रा। और इसे पहली बार जो गाया गया था वो 1912 में ही गाया गया था। आई थिंक 112 साल इस गीत को लिखे हुए हो गए। तो चलिए अब कुछ न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि जियो में जो अभी
तरह इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं वो किस किस कंपनी के द्वारा आ रहे हैं और कितना स्टेक खरीदा गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने कंपनी हैं, 7 कंपनियां हैं यहाँ पे, नहीं आई थिंक 8 कंपनियां हैं। तो 8 कंपनियों के द्वारा अभी इन्वेस्टमेंट किया गया है जियो में। तो ये सभी के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ओवरऑल कोई भी अगर पूछ लिया जाए या फिर कितना परसेंट स्टेक खरीदा गया, सबसे इम्पॉर्टेंट है किसका, फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक ने 9.999% स्टेक लिया है जियो में। कितने अमाउंट में, तो 43,574 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट आया है जियो में, कितने परसेंट है ये देख सकते हैं। विस्टा पार्टनर, जनरल अटलांटिक, KKR, फिर मुबाडला, सिल्वर लेक और एडिया। तो अगर कंपनी की बात करें तो टोटल कंपनी है 7 और इन्वेस्टमेंट जो है टोटल इन 1.5 महीनों में वो इन्वेस्टमेंट आई है 8 रिलायंस जियो में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब कुछ न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वो गावी यानी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस में गावी में $15 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करेंगे। और ये घोषणा कब की गई, जब इस समिट को यानी कि ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट किया जा रहा था यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, और उसमें नरेंद्र मोदी भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक आपको पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट ही या फिर भारत सरकार कहिए, भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष की भी शुरुआत की गई थी। फुल वैक्सीनेशन जो किया गया था कंट्री वाइड, चिल्ड्रन में वैक्सीनेशन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के वैक्सीनेशन के लिए। तो उस प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया था, मिशन इंद्रधनुष। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि तमिलनाडु की लड़की है, 13 वर्ष की है, और इनको UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इनका नाम है नेथरा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को खाना दिया, फीडिंग द पुअर पीपल ड्यूरिंग द COVID-19 लॉक्ड बाय हर फादर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM लॉन्चेस टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन चैंपियंस टू प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशन टू MSMEs। तो MSME सेक्टर के टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन के लिए PM मोदी ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ये न्यूज़ हमने इसलिए डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप चैंपियंस से अगर ये भी पूछा सकता है कि चैंपियंस में C का मतलब क्या है, या फिर M का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्रिएशन एंड हारमोनियस application of modern processes for increasing the output and national strength। तो ये आप चैंपियंस का ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि फिल्म मेकर बासु चटर्जी का निधन हो गया, और इनके निधन पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM सभी ने दुख जाहिर किया। तो ये बस आप ध्यान रखिए कि बासु चटर्जी का संबंध जो है किस क्षेत्र से था, वो एक फिल्म मेकर थे। अब ये नहीं पूछा है कि इनके द्वारा कौन कौन सा मूवी बनाया गया या फिर कौन कौन सा सीरियल। फिर नेक्स्ट है कि DRDO डेवलप्स अल्ट्रा स्वच्छ टू डिसइंफेक्ट PPEs, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एंड फैब्रिक्स। तो DRDO ने एक अल्ट्रा स्वच्छ नामक जो है डिसइंफेक्ट यूनिट डेवलप किया है, जो कि PPE को डिसइंफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को डिसइंफेक्ट कर सकता है, फैब्रिक्स को डिसइंफेक्ट कर सकता है। और ये DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के द्वारा ये डेवलप किया गया ये अल्ट्रा स्वच्छ प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट अनवील्स PM स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्वनिधि स्कीम जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो ये लोन देगी। इस स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा किनको, तो स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि जो रेहड़ी जो लगाते हैं उनको लोन दिया जाएगा। कितने तक की लोन की फैसिलिटी है, 10,000 और आई थिंक 20,000 भी है इसमें। एक बार आप कंफर्म हो लीजिएगा कि इसमें 20,000 भी है कि नहीं। 10,000 है और 20,000। और इसमें क्या होगा कि
जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 1 साल के लिए इसमें लोन दिया जाएगा और उस लोन को 1 साल के भीतर ही चुकाना होगा। जैसे कि अगर 10,000 का लोन लेते हैं तो उनको 1 साल के भीतर ही चुकाना होगा स्वनिधि योजना के तहत। और अगर वो सेम टाइम में चुका देते हैं तो इन्हें कुछ प्रॉफिट भी आई थिंक दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पीएम एक्सप्रेस ग्रीफ ऑन डिमाइज ऑफ वेद मारवा। तो वेद मारवा का निधन हो गया और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने दुख जाहिर किया है। ये कौन थे? तो ये गवर्नर रह चुके थे मणिपुर के, मिजोरम के, झारखंड के और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रह चुके थे, वेद मारवा। तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।